जय हिंद। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आखिर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस क्यों मनाया जाता है, इसी की चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान रहा है और आजादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या योगदान रहे हैं, उसी की चर्चा करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु जो है 1966 ईस्वी में भारत से बाहर ताशकंद में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और इन्हीं लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में ही पाकिस्तान से हमारी लड़ाई भी हुई थी, जिन्होंने हमने शक्ति के साथ पाकिस्तान को धूल में मिला दिया था। और लाल बहादुर शास्त्री जी कहा करते थे कि शासन को चलाने के लिए, राष्ट्र को एकता और अखंडता में बदलने के लिए एकजुटता बहुत जरूरी है। लाल बहादुर शास्त्री बड़े ही शांत किस्म के व्यक्ति थे दोस्तों, इसीलिए उसे शांत पुरुष भी कहा जाता था। शांत मन के थे, सामान्य परिवार के थे, कठिन मेहनत करके हार्ड वर्क करके जीवन में प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए लगातार लगे रहे। तो आज लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर शास्त्री जी को शत शत नमन। दूसरी तरफ दोस्तों गांधी जी, जिसे हम सब जानते हैं, आज विशेष तौर पर गांधी जी को याद करने के दिन है। गांधी के कार्य को, गांधी के समर्पण को, गांधी के त्याग को, इन सब को याद करने की जरूरत है। दोस्तों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी थे, जो गुजरात के दीवान थे। माता पुतली बाई थी। आगे चलकर गांधी के 4 पुत्र होते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ये चार पुत्र थे, हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी की हत्या जो हुई थी 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई थी। गांधी जी के पत्नी का जो नाम था वो कस्तूरबा बाई थे। अगर गांधी के प्रारंभिक शिक्षा की मैं बात करूं, जो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही गांधीवाद को समझने में भी सहायक कारक होगा। दोस्तों, गांधी का जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी गांधी की, वह अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में हुई थी। और गांधी जी जो है, सबसे पहले गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि दी थी 1900 दिया था 1915 में, गुजरात के राज्य वैद्य जीवाराम कालिदास ने संबोधित किया था। गुजराती लोग गांधी को बापू के नाम से संबोधित करते थे। वही सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। 1883 ईस्वी में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा बाई से हुआ और गांधी जी 1888 ईस्वी में पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन गए। जब यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन गए तो उनके माता यह बात सुन रखी थी, पुतली बाई, कि जो भी विदेश जाते हैं वो मांस मछली और गोरी लड़कियों के चक्कर में फंस जाते हैं। इसीलिए गांधी जब ब्रिटेन जा रहे थे तो उसकी मां ने कहा था कि तुम मांस, शराब और स्त्री के संगति से दूर रहोगे। गांधी जी ने अपने मां के बात को जीवन भर पालन किया। गांधी जी हर धर्म को मानते थे, हर धर्म को पालन करने वाले थे। जब गांधी जी लंदन से लौट कर आए, भारत में वकालत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वकालत में उन्हें सफलता नहीं मिलती है। इसी दौरान भारत के ही व्यवसायी जो आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए गांधी को साउथ अफ्रीका बुलाते हैं और 1893 ईस्वी में गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं।
और साउथ अफ्रीका जाने के बाद एक लंबे वक्त तक गांधी साउथ अफ्रीका में रहते हैं और साउथ अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह चलाते हैं। खास करके गांधी पहली बार 1906 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया था और खास करके 1906 में जूलू युद्ध चल रहा था दोस्तों, साउथ अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन का युद्ध। जिस तरह भारत में अंग्रेज भारत का दुश्मन थे, भारतीयों का शोषण करते थे, उसी तरह साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेजों का ही अधिकार था और अंग्रेज साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उनका शोषण करते थे। तो उसी आम लोगों, साधारण लोगों के समर्थन में गांधी 1914 तक लगातार काम करते रहे और लगातार काम करते रहे। वहां हर प्रकार के आम लोगों को आजादी दिलाने में गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1915 में गांधी जी भारत आते हैं और राजनीतिक गुरु गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले थे। जब वो भारत आते हैं तो गोपाल कृष्ण उन्हें समझाते हैं, गांधी जी को, कि भारत आने के बाद तुरंत तुझे स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत नहीं करनी है या सत्याग्रह नहीं करनी है। पहले गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि पहले आप जो है पूरे भारत की दौरा करो, पहले भारत के बारे में समझो, भारत की संस्कृति के बारे में समझो, भारत के रीति रिवाज के बारे में समझो, भारत की परंपराओं के बारे में समझो। गांधी जी ने यह बात माना और पूरे 1915 के बाद 1917 तक अगले 2 वर्षों तक गांधी पूरे भारत की यात्रा करते रहे। कहीं पैदल चले, कहीं बैलगाड़ी से चले, कहीं मोटर से चले, कहीं रेलगाड़ी से चले, हर पूरे भारत को उन्होंने यात्रा किया। उन्होंने भारत को समझा, भारत के सभ्यता, भारत के रीति रिवाज, भारत की परंपराओं को समझा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिनकी स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम ने किया था, उस कांग्रेस का जो केंद्र था वह शहर तक सीमित था। जब गांधी भारत आए तो कांग्रेस को गांव से जोड़ा, किसानों से जोड़ा, मजदूरों से जोड़ा, आम लोगों से कांग्रेस को जोड़ा और धीरे धीरे आम लोग भी अंग्रेजों की शोषण परक नीति को समझने लगे और पहला सत्याग्रह गांधी ने 1917 ईस्वी में चंपारण में किया। दोस्तों, चंपारण में तिनकठिया व्यवस्था थी, जहां नीलहे के जो बगान मालिक थे वो जबरदस्ती भारतीय किसानों से नील की खेती करवाते थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद नील की उपयोगिता भी खत्म हो गई थी। दूसरी बात, यूरोप में कृत्रिम नील का उत्पादन भी शुरू हो चुका था, जिससे भारतीय किसानों को नील के उत्पादन में कोई खास फायदा नहीं होती थी। इसलिए भारतीय किसान अब नील की खेती नहीं उपजाना चाहते थे, साथ ही खेत भी बंजर हो रहे थे। तो इससे बचने के लिए जो है बहुत सारे लेटर लिखे और इसमें राजकुमार शुक्ल का बहुत बड़ा योगदान है। जब गांधी 1916 में लखनऊ जाते हैं तो उसी के पीछे राजकुमार शुक्ल लग जाते हैं और लगातार गांधी को चंपारण की समस्याओं के बारे में बताते हैं। गांधी जब बंगाल से लौट कर आते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ वो इस दौरान गांधी राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ भी देख जाते हैं और वहां राजेंद्र प्रसाद जी के नौकर के व्यवहार को देखकर गांधी समझ जाते हैं कि बिहार में अभी जाति प्रथा, छुआछूत की प्रथा बहुत ज्यादा है। जब राजेंद्र प्रसाद आते हैं तो उन्हीं के साथ, मजरूल हक के साथ, वो चंपारण जाते हैं और चंपारण में जो है चंपारण सत्याग्रह में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं और वहां के किसानों को न्याय दिलाते हैं। इसी तरह दोस्तों 1918 का खेड़ा सत्याग्रह जो गुजरात में होता है और इन सब इसी तरह अहमदाबाद मिल की घटना 18 की गांधी को देखते ही देखते पूरे भारत में पॉपुलर बना देते हैं। इसी कारण से गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन के जो जड़ में था वह जालियांवाला बाग हत्याकांड था। जो जनरल डायर था, उन्होंने जालियांवाला बाग में निहत्थे किसानों पर गोलियां चलवाई थी, जिससे सैकड़ों किसान और आम आदमी, बच्चे बूढ़े मारे गए थे। इसी के खिलाफ गांधी ने अपना, अंग्रेजों ने जो उसे पदक दिया था उसे भी अस्वीकार कर दिया
और उन्हीं के खिलाफ गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया। गांधी ने कहा, हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे अंग्रेजों का सहयोग। इसे ही असहयोग कहते हैं। पूरे भारतवासियों से आह्वान किया, आप गांधी का अंग्रेजों का कोई भी काम ना करें। इससे अंग्रेज तिलमिला गए। लेकिन 1922 में 5 फरवरी 1922 की जो चौरा चौरी की घटना हुई, गांधी बड़े व्यथित हुए। गांधी अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाते हैं और हाल में स्वच्छता दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी स्वच्छता के बड़े पक्षधर थे। गांधी जी साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे और कहते थे कि स्वच्छ अपना काम खुद करो। गांधी जी स्वावलंबन की बात करते थे। अपने हर काम, यहाँ तक कि खाना बनाना, यहाँ तक कि अपना टॉयलेट खुद साफ करना, ये सब सिखाते थे गांधी जी। तो इसलिए भी गांधी जी महान थे। गांधी जी 1922 में जो चौरा चौरी कांड होता है, इससे गांधी जी बहुत दुखी होते हैं और इसी कारण से वह आंदोलन को दोस्तों वापस ले लेते हैं। इसी तरह से स्वराज और सत्याग्रह जो महत्वपूर्ण धारणा है, वह है नमक सत्याग्रह। 12 मार्च 1930 को की जो नमक सत्याग्रह है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेज सरकार ने नमक जैसी साधारण वस्तु जो हर व्यक्ति की जरूरत है, उस पर भी अंग्रेज टैक्स लगा देते हैं। तो इसी के खिलाफ गांधी जी नमक सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक गांधी मात्र 72 व्यक्तियों के साथ जो ये दांडी यात्रा शुरू की, लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा थी, अहमदाबाद से दांडी तक की समुद्र तट की यात्रा। और इस दांडी यात्रा की क्या शुरुआत हुई, पूरे भारत में गांधी के साथ लोग खड़े हो गए। जैसे आपने अन्ना हजारे का आंदोलन देखा होगा, उसी तरह से गांधी जी के आंदोलन के समर्थक में पूरे भारत में लोग मार्च निकालने लगे। और इसी कारण था कि गांधी जी के साथ जो है गांधी इरविन समझौता की बात होती है। इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 ईस्वी को होता है, गांधी इरविन समझौता। इसमें बहुत सारी बात होती है। इसी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु को, सुखदेव को फांसी भी दिया जाता है। बहुत सारे आरोप भी लगते हैं कि गांधी जी बचा सकते थे दिल्ली समझौता में इन तीनों को, लेकिन गांधी जी बचा नहीं पाए। अंदर क्या हुआ, इतिहास आज तक इस पर मौन है। लेकिन जो 1931 का जो गांधी इरविन समझौता हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन समझौते के बाद जब गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो अंग्रेजों ने पुनः चाल चला और 3 गोल में सम्मेलन बुलवाया और 16 अगस्त 1932 ईस्वी को कम्युनल अवार्ड जैसी घोषणा डाले, जिसे सांप्रदायिक पंचाट। 1909 में ही मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया था और कम्युनल अवार्ड के माध्यम से पुनः दलितों को भी पृथक निर्वाचन की बात कर दी 1932 में। इससे गांधी इतने दुखी हुए कि गांधी जी जो लगातार आमरण अनशन पर बैठ गए। 26 सितंबर 1932 तक आमरण अनशन गांधी करते रहे और पृथक निर्वाचन की मांग अंबेडकर साहब भी कर रहे थे। अंबेडकर जी को भी लगता था कि ये हिंदू समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करता है, इसीलिए हमें अलग ही पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन गांधी को लगता था कि अगर अगर दलित भाई भी हमसे अलग हो गए तो फिर समाज टूट जाएगा। जैसे मुसलमान अलग हो गए, वैसे भी हिंदू ही एक बहुत बड़ा वर्ग, दलित वर्ग भी अलग हो जाएगा। अनशन के कारण गांधी की ये स्थिति हुई कि लगता था गांधी अब बचने वाले नहीं है। अंबेडकर अपने आप को झुका लिए और उन्हें लगा कि अगर गांधी मर गए तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। इसीलिए गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता होता है 24 सितंबर 1932 को। इन पूना समझौता में गांधी जी ने दलितों के लिए पृथक पृथक आरक्षण की बात को स्वीकार किया। साथ ही इसी में गांधी ने अछूतों के लिए, याद रखना, हरिजन शब्द नाम दिया। 1933 में दक्षिण भारत में गांधी जी ने लगातार हरिजन के उद्धार के लिए काम करते रहे
और अब गांधी का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रह गया भारत से छुआछूत को खत्म करना, चाहे वो दक्षिण भारत की छुआछूत हो, खास करके दक्षिण भारत में जो मंदिरों की समस्या थी, मंदिर के आसपास भी दलित वर्ग को भटकने नहीं दिया जाता था, उस छुआछूत की परंपराओं को दूर करने के लिए गांधी ने लगातार काम किया। इसी तरह 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ, बिना भारतीयों से पूछे ही अंग्रेजों ने भारतीय सेना को ब्रिटिश सेना के साथ शामिल कर लिया। इसीलिए गांधी बड़े दुखी हुए और गांधी ने स्वतः सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। और इसी के माध्यम से 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन आया, शुरू हुआ, 9 अगस्त 42 को गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया। भारत के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से 1942 की जो भारत छोड़ो आंदोलन थी, वह एक स्वतः स्फूर्त विद्रोह हो गया। इस विद्रोह में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। तो इस तरह से जो है ये आंदोलन चला। अब आम लोगों को भी लगने लगा ज्यादा दूर स्वतंत्रता नहीं है। अंग्रेज भी समझ चुके थे कि अब हम भारत पे शासन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए भारत को आजादी देना ही श्रेयस्कर है। और अंग्रेजों ने 1947 में भारत को आजादी दे दी। लेकिन यह बैड लक था कि 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, उसी समय नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मार दी और गांधी हे राम कहते हुए अपने प्राणों को त्याग दिए। तो ये गांधी की राजनीतिक इतिहास की बात थी। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी की किताब की बात करूं, खास करके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को भी मैं ध्यान रखता हूं, खास करके उनकी फेमस किताबों में से हिंद स्वराज, वीडियो रोक के लिख लेना, 1909 का है। हिंद स्वराज बुक गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से ब्रिटेन जहाज में जा रहे थे, वहां से लौट रहे थे, तब ब्रिटिश पत्रकार के द्वारा जो इंटरव्यू था, एक प्रश्नोत्तर शैली में 1909 में हिंद स्वराज बुक लिखा गया था। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास 1930 में गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, सत्य के साथ प्रयोग, गीता पदार्थ कोश, 1925 में गांधी जी ने नवजीवन, यंग इंडिया, गीता माता, अनासक्त योग जैसे पुस्तकों की रचना की। और भी बहुत सारे बुकों की गांधी ने रचना की, उसको ध्यान रखना। दोस्तों, अगर गांधी के दर्शन की मैं बात करूं, तो गांधी का दर्शन जो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी साधारण रूप से हमें जानना चाहिए, गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। साथ ही साथ धर्म, आत्मबल, अध्यात्म, मानवता, नैतिकता, इन सब की सब बातें गांधी में कूट कूट कर भरी हुई थी। गांधी का मानना था कि साध्य के साथ साथ साधन की पवित्रता भी होनी चाहिए। एक तरफ गांधी ने जहां सर्वोदय की बात की, सबकी उदय की बात की, सबकी कल्याण की बात की, वही राम राज की अवधारणा गांधीवाद के मूल आधार थे। सत्य और अहिंसा तो थे ही, भगवान राम की मर्यादा, भगवान कृष्ण की अनासक्त, बुद्ध की करुणा, ईसा का प्रेम गांधी में कूट कूट कर भरा हुआ था। संपूर्ण विश्व में गांधी जी वासुदैव कुटुंबकम की बातें करते थे। गांधी का मानना था कि संपूर्ण विश्व एक है। गांधी जी मानवता की बात करते थे। एजुकेशन में गांधी जी बुनियादी शिक्षा की बात करते थे। गांधी जी का मानना था शिक्षा का तात्पर्य था शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तीनों चीजों का विकास। गांधी जी कहते थे शिक्षा के माध्यम से हमारी शारीरिक भी विकास हो, मानसिक भी विकास हो, आध्यात्मिक भी विकास हो। इसीलिए गांधी जी बुनियादी शिक्षा की बात करते थे, बेसिक एजुकेशन की बात करते थे। इस बेसिक एजुकेशन में गांधी जी स्वावलंबन का गुण सिखाते थे, श्रम के शक्ति को, महत्व को सिखाते थे। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा बाल केंद्रित हो, शिक्षा ऐसी हो जो आत्मनिर्भर बनाए। शिक्षा में गांधी स्किल की बात करते थे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो आज स्किल इंडिया की बात करते हैं, आज से लगभग 70-80 साल पहले गांधी जी उसी स्किल इंडिया की बात करते थे। गांधी जी शारीरिक शिक्षा की बात करते थे
8 साल की अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात करते थे। और सबसे बड़ी बात, गांधी जी मातृभाषा में शिक्षा की बात करते थे। गांधी जी का मानना था कि जो विदेशी शिक्षा है हमें रटंतु बनाती है। जन्म से ही 2-3 साल तक बालक स्वदेशी मातृभाषा सीखते हैं, लेकिन स्कूल जाते ही उस पर जो है विदेशी शिक्षा को थोप दिया जाता है, जिससे बच्चे रटंतु हो जाते हैं। बच्चों का स्वाभाविक विकास नहीं हो पाते हैं। इसी तरह गांधी जी सबकी विकास करते बात करते थे, सर्वोदय की बात करते थे। गांधी ने सर्वोदय को उन्होंने रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से लिया था, जिसमें सबका कल्याण हो, सबका विकास हो, इसी की बात करते थे। साथ ही मैं गांधी के दर्शन की बात करूं तो गांधी कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर है। गांधी का सत्याग्रह साधन की पवित्रता पर आधारित थी, कि सत्याग्रह के लिए पवित्र साधन की होना चाहिए। गांधी मानते थे कि धर्म हमें सत्य का साक्षात्कार कराता है, धर्म हमें सत्य के नजदीक ले जाता है। गांधी जी मानते थे कि अहिंसा वह ज्योति है जिसके द्वारा सत्य की प्राप्ति की जा सकती है। गांधी जी मानते थे कि सत्य और अहिंसा एक दूसरे का पूरक है। गांधी जी मानते थे कि अहिंसा वीरों का भूषण है, कायरों का नहीं है। गांधी जी मानते थे कि अगर कायरता और अहिंसा में चुनना हो तो हम अहिंसा को चुनेंगे, कायरता को वो पसंद नहीं करते थे। गांधी मानते थे जगत को ईश्वर की अभिव्यक्ति मानते थे। वो मानते थे कि ये संपूर्ण जगत जो है ईश्वरों की अभिव्यक्ति थे। गांधी जी ये मानते थे कि कोई भी व्यक्ति जन्मजात बुरा नहीं होता है, जन्म से बुरा नहीं होता है। अगर उनके अंदर की बुराई निकाल दिया जाए, जिस तरह बीमारी को शरीर से निकाल देता है तो बीमारी स्वच्छ हो जाता है, उसी तरह मानव के अंदर भी बुराइयों को निकाल दिया जाए तो वो बुराई खत्म हो जाता है। मानव के दो पक्ष पे गांधी बल देते थे, बौद्धिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष। आध्यात्मिक पक्ष के द्वारा गांधी जी ईश्वरीय निकटता के पुनर्जन्म को विश्वास करते थे। गांधी जी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और व्यक्ति को नैतिकता की ओर ले जाने की बात गांधी प्रायः करते थे। जैसा कि हमने कहा, गांधी जी ट्रस्टीशिप सिद्धांत की बात करते थे। वो मानते थे कि पूंजीपति जो है इस पूंजी के ट्रस्ट के रूप में है, वास्तविक इसके मालिक जो है आम लोग हैं। पूंजी का प्रयोग गांधी जी कहते थे कि पूंजीपति लोग समाज के लिए किए। गांधी जी गीता की बात करते थे, गीता के अनासक्त योग के निष्काम कर्म की बात करते थे। गांधी जी 1916 में जब साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, उसमें भी बहुत सारी बातें होते हैं। तो इस तरह से महत्व इस गांधी को के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी को अधनंगा फकीर दोस्तों चर्चिल ने कहा था, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये सब हमें ध्यान में रखना है। गांधी जी के महत्वपूर्ण पेपर भी हरिजन थे। अगर गांधी और अंबेडकर की तुलना किया जाए तो बहुत सारी बातें आती है, खास करके वर्ण व्यवस्था के संबंध में 2-3 पॉइंट्स याद रखने की जरूरत है। एक तरफ गांधी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे। गांधी का मानना था कि वर्ण व्यवस्था इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने काम में पारंगत है। अगर किसान खेती कर रहे हैं, उनके बच्चे अगर खेती करेंगे तो ज्यादा विकास होगा। डॉक्टर के बच्चे अगर डॉक्टर बनेंगे तो वो ज्यादा सीख पाएंगे। तो यहाँ वर्ण व्यवस्था में गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन कोई भी कर्म को गांधी बुरा नहीं करते, कहते बुरा नहीं मानते थे, जैसे गीता में कहा गया। दूसरी तरफ अंबेडकर जाति व्यवस्था के विरोधी थे। गांधी जी भारतीय पक्ष के समर्थक थे, वही अंबेडकर पश्चात शिक्षा के समर्थक थे। अंबेडकर बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे, वही गांधी जो थे गीता के अनासक्त योग से प्रभावित थे। तो कुछ दर्शनों को भी आपको याद रखना है। तो एक बार फिर से गांधी दर्शन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम के तौर पर पूछा ही जाता है। धन्यवाद।